नमस्कार। इस वीडियो में मैं दो चीजों के बारे में बात करूंगी। पहला है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये वो थ्योरी है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का आखिरी और अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे पता लगाना आज भी लगभग हर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट का लाइफ गोल और एम है। और दूसरी चीज है संस्कृत के कुछ वाक्य, कुछ पैराग्राफ्स जो कुछ हजार साल पुराने हैं। अब इससे पहले कि मैं इन दोनों में से किसी भी बारे में बात करने की शुरुआत करूं, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये वीडियो फेक साइंस या फेक हिंदुइज्म का नहीं है। मैं कई सालों से एस्ट्रोफिजिक्स की रीडर और स्पीकर रही हूँ। इनफैक्ट संस्कृत टेक्स्ट में मेरा एक एस्ट्रोफिजिक्स के सब्जेक्ट की वजह से ही इंटरेस्ट आया था। इसीलिए ना इसमें बोला गया फिजिक्स का कोई फैक्ट रॉन्ग है, ना ही संस्कृत का। मैं दोनों के लिंक्स खुद ही नीचे कमेंट्स में डाल दूंगी। तो शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में जानने से। एंड लेट मी वार्न यू कि इस वीडियो का ज्यादातर पार्ट फिजिक्स का है, बट आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी गुत्थी है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के नाम से ही समझ में आता है कि ये एक ऐसी थ्योरी होगी जिसमें हर चीज का कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होगी। एक ऐसा रूल, एक ऐसा मास्टर फॉर्मूला कह सकते हैं जो हर चीज के ऊपर अप्लाई होती है। छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेकर बड़ी से बड़ी चीज जैसे कि प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर्स, पूरा यूनिवर्स, हर एक चीज पे ये सेट ऑफ रूल्स अप्लाई हो, ये पता करना है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इसे ढूंढना। और आज तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का टाइटल किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं मिला है। अब अगर आपने बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप सोच रहे होंगे कि यार जो फिजिक्स के लॉज होते हैं जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये तो सब चीज पे अप्लाई होते हैं ना। जैसे ग्रेविटी अगर आपने न्यूटन की पढ़ी होगी तो प्लैनेट्स और स्टार्स पे भी अप्लाई होती है, और ह्यूमंस पे भी, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे भी, हर चीज पे अप्लाई होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे भी अप्लाई होते हैं, और बैटरीज पे भी, हर चीज पर। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समय में आगे लेके जाऊंगी। न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गलत प्रूफ कर दिया था। पहली बात, न्यूटन ने ये बात नहीं बताई थी कि जो ग्रेविटी है, जो आकर्षित तो करती है, लेकिन वो आती कहां से है, ये बात न्यूटन ने नहीं बताई थी। इसका कॉज क्या है, ये वर्क कैसे करती है, ये बात न्यूटन ने नहीं बताई थी। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटी को एक्चुअली एक्सप्लेन किया गया है। वो एक्सप्लेनेशन और वो फॉर्मूला जो अब हम यूज करते हैं, जीपीएस से लेके सैटेलाइट से लेकर के स्पेसशिप्स, रॉकेट्स, हर चीज में हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। ये जो फॉर्मूलास है, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन के फॉर्मूले की जगह न्यूटन के फॉर्मूले से यूज करके जीपीएस का सिस्टम लगाया जाएगा तो हमें एक्चुअली 4 किलोमीटर दूर की लोकेशन दिखाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो करेक्ट है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई होती है बड़ी चीजों पे, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर्स, बड़ी चीजों पे, कॉस्मिक लेवल पे। अगर इस थ्योरी को आप छोटी स्केल पे लेके जाएं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, तब ये गलत रिजल्ट देती है। तो ये डिफरेंस कैसे हुआ? सिर्फ ये बात नहीं, एक और चीज है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स हर एक क्वांटम लेवल के ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है। जो क्वांटम स्टेट पे यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्टेट पे जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो उन चीजों को क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से प्रिडिक्ट करता है। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को कॉस्मिक स्केल पे लगाते हैं तो वो गलत रिजल्ट देती है। लेकिन ये दोनों चीजें, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये दो रूल बुक्स हैं जो यूज करके हमारा पूरा मॉडर्न सोसाइटी तैयार हुई है। ये दोनों बिल्कुल सही है और इनको बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया है कि ये अपने अपने स्केल में एकदम करेक्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके क्वांटम कंप्यूटर्स तक बन रहे हैं। टाइम को प्रिसाइसली क्वांटम क्लॉक से मेजर किया जाता है
और एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से तो पूरा ग्रेविटी का कैलकुलेशन होता है, बच्चों वाला स्कूल में नहीं लेकिन हर जगह जहां पे एक्चुअली रिक्वायरमेंट हो प्रिसिशन की। तो आखिर ये दोनों एक दूसरे में कंपैटिबल क्यों नहीं है? आखिर इसका रिजल्ट ये और इसका रिजल्ट ये क्यों नहीं दे पा रहे? हमारा यूनिवर्स क्या दो अलग अलग चीजों में बटा हुआ है, छोटा और बड़ा? और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये दो अलग अलग लॉज है? इसका आंसर है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जैसा कि मैंने बताया, एल्बर्ट आइंस्टाइन का आखिरी प्रोजेक्ट था और अभी भी अनफिनिश्ड है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की ये कोशिश रहेगी कि वो यूनिफाई कर सके, एक ऐसी थ्योरी बना सके जो दोनों जगह अप्लाई हो सके, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे भी और कॉस्मिक स्केल पे भी। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का ताज तो किसी को नहीं मिला है, लेकिन थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का नंबर 1 कंटेंडर है स्ट्रिंग थ्योरी। अब यहां से आता है हमारा कंपैरिजन। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये फिजिक्स वाली बातें भी फैक्चुअली करेक्ट हैं और संस्कृत के श्लोक भी, लेकिन जो मैं कंपैरिजन बता रही हूँ वो मेरा खुद से नोटिस किया गया कंपैरिजन है, एंड इट इज परफेक्टली फाइन इफ यू डोंट अग्री विद इट। एटलीस्ट इस वीडियो से आपको दो नई चीजें जानने को मिल जाएंगी, एक अभी के साइंस की और एक कुछ हजार साल पहले के साइंस की। तो स्ट्रिंग थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नंबर 1 कंटेंडर है, स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स की हर एक चीज के बेस में, हर एक चीज का सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल एक स्ट्रिंग है। थोड़ा सा ब्रशअप करने के लिए, सबसे पहले, बहुत पहले, सबसे छोटा, जैसे मेरा हाथ है, इसको छोटा 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 छोटा, सबसे छोटा क्या रहेगा? माना जाता था कि एटम रहेगा। उसके बाद माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा रहेगा। उसके बाद माना जाता था कि क्वार्क सबसे छोटा रहेगा। स्ट्रिंग थ्योरी ये प्रपोज करता है कि एक्चुअली हर एक ऑब्जेक्ट के बेस में एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होती है तो अलग अलग पार्टिकल्स बनाती है। इसका मतलब ये स्ट्रिंग एक तरीके से वाइब्रेट होगी तो इलेक्ट्रॉन बना देगी, दूसरी तरीके से वाइब्रेट होगी तो फोटोन यानी कि एनर्जी बना देगा, लाइट बना देगा। मतलब चाहे एनर्जी हो या मास, उसका बेस सेम है, एक स्ट्रिंग जिसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी या अलग अलग एनर्जी से पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड बना है। अब यहां तक सुनकर आप में से कई लोग जिन्होंने वेद और उपनिषद पढ़ा है या गीता भी, को कुछ ना कुछ स्ट्राइक जरूर हुआ होगा, क्योंकि जितने भी संस्कृत शास्त्र हैं उनमें ब्रह्म को यानी परमात्मा को हर एक प्रकृति की चीज में, हर एक अणु में, हर एक कण में प्रेजेंट कहा गया है। और ना सिर्फ मौजूद कहा गया है हर एक कण में, पर उस कण का आधार भी कहा गया है। यानी हर एक चीज, हर एक वस्तु, प्रकृति में मौजूद हर एक एनर्जी और हर एक पार्टिकल, हर एक फॉर्म का बेस को ब्रह्म कहा गया है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ श्लोक सुनाने वाली हूँ और उनकी मीनिंग बताने वाली हूँ। ये गीता का श्लोक में एक्चुअली स्ट्रिंग वर्ड यानी धागा भी आता है। मातः परातरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजयः मायि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। O conqueror of wealth, Arjun, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. जिस प्रकार मोती धागे में पिरोई जाती है, मोती प्रकृति और धागा परमात्मा, उसी प्रकार परमात्मा प्रकृति के हर एक चीज का आधार है। इसके अलावा श्वेतस्वतर उपनिषद में एक ऐसी लाइन आती है जिसमें परमात्मा को सबसे छोटा एंटिटी बताया गया है, स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल इन द यूनिवर्स। यस्मात् परम न पारम अस्ति किंचित यस्मनन्यो न जायोस्ति किंचित। There is no truth superior to that supreme person because he is the supermost. He is smaller than the smallest and he is greater than the greatest. वो सबसे छोटा इमेजिनेबल चीज से भी छोटा है, yet वो सबसे महान है। He is situated as a silent tree and he illuminates the transcendental sky and
As a tree spreads its roots, he spread its extensive energies. जिस प्रकार एक पेड़ अपनी रूट्स को फैलाता है, उसी प्रकार परमात्मा अपनी एनर्जी को फैलाता है. जो सूक्ष्म रूप में परमात्मा का वास बोला गया है, उस सूक्ष्म रूप में परमात्मा का एक्चुअली डायमेंशंस भी दिए गए हैं. पर उससे पहले अलग अलग एनर्जीज के बारे में जानते हैं जो श्री कृष्ण ने कहा है कि परमात्मा की होती है. भूमिर आपो नलो वायु खामानो बुद्धिर इव च अहंकारा इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिर अस्तधा. अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. All together, these 8 comprise my separated material energies. ये सारी चीजें पंचभूत मिलकर ईश्वर की इंफीरियर एनर्जी क्रिएट करते हैं. ईश्वर की इंफीरियर एनर्जी है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है. परमात्मा की इंफीरियर एनर्जी है. अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग थ्योरी से, जो सजेस्ट करता है कि सारा मास और एनर्जी प्रकृति का उस स्ट्रिंग की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे है. श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि ईश्वर का जो सुपीरियर एनर्जी है, जो परम एनर्जी है, वो असल में जीवात्मा है. जीवात्मा ईश्वर की वो सुपीरियर एनर्जी है जो इंफीरियर एनर्जी में हमेशा लिप्त रहती है. इसका श्लोक है, अपि अपारेयम इतस्त्व अन्यम प्रकृतिर्विधि में परम जीवाभूतम महाबाहो यायेदम धारयते जगत. Besides this inferior nature, O mighty Arjuna, there is a superior nature of mind, which are all living entities who are struggling with material nature and are sustaining the universe. इसमें ईश्वर की सुपीरियर एनर्जी यानी आत्मा के बारे में लिखा गया है. इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ. श्वेतवस्त्र उपनिषद में एक्चुअली आत्मा का साइज भी दिया गया है. बालग्र शतभागस्य शताद कल्पितास्य च भागो जीवः स विघ्नेय स चनन्तय कल्पते. When the upper point of the head is divided into 100 parts and again each of such parts is divided into 100 parts, each such part is a measurement of the dimension of the soul. यानी हेड के टॉप मोस्ट पार्ट यानी सबसे छोटा इमेजिनेबल पार्ट जो दिखता भी नहीं है, उसका अगर 10,000वां भाग किया जाए तो उस 10,000वें भाग का जो एक पार्ट है वो एक स्पिरिट सोल यानी एक आत्मा का डायमेंशन है. वो आत्मा जो जीवात्मा और परमात्मा के साथ एक जीव के हृदय में वास करता है. इस चीज को सिर्फ इस उपनिषद में नहीं बल्कि भागवतम में भी कहा गया है और मुकुंद उपनिषद में भी कहा गया है. केसग्र शतभागस्य शतांशः सद्यसत्मकः जीवा सूक्ष्म स्वरूपो यम संख्यायेतो हि चत इति किदत. There are innumerable particles of spiritual atoms which are measured as 10,000s of the upper portion of the head. Again same thing in Bhagavatam also. Mukunda Upanishad says, Isu nurat ma chetasya veditvayo yasmin pranah panchati sama vivesat pranesa chittam sarvam otam prajanam yasmin vishuddhi vibhatya esa atma. The soul is atomic, yani sukshma, in size and can be perceived by perfect intelligence. This atomic soul is floating in 5 kinds of air, prana, apana, vyana, samana, udana, is situated within the heart and spreads its influence all over the body of the embodied living beings. When the soul is purified from containment of the 5 kinds of material air, its spiritual influence is इन कुछ श्लोकों से ब्रह्म के 2 कॉन्सेप्ट्स का समझ में आता है. पहला कि वो सबसे सूक्ष्म है और दूसरा कि उसकी अलग अलग एनर्जीज अलग अलग चीजों को क्रिएट करती है, चाहे वो पंचभूत हो यानी अर्थ, फायर, वाटर, स्पेस एंड एयर, या फिर आत्मा खुद हो. हर चीज
परमात्मा की अलग अलग एनर्जीज है। ये चीज मुझे काफी सिमिलर लगी जब मैंने स्ट्रिंग थ्योरी को पढ़ा उससे, इसलिए मैंने आप लोगों को इस चीज के बारे में शेयर करने का सोचा। ये मेरा कंपैरेटिव साइंसेस के ऊपर पहला वीडियो है, लेकिन मैंने संस्कृत शास्त्रों में कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो जीव के अलग अलग सवालों के जिज्ञासा का और शांति देने वाले हैं। प्लीज मुझे सपोर्ट करें ब्रह्मवाचिका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाऊं कि संस्कृत शास्त्रों का ज्ञान वापस मॉडर्न सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा प्रचलित हो, प्लीज शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ब्रह्मवाचिका। जय श्री राम।